लालची रसगुल्ला वाला। राजेश गली गली जाकर अपनी साइकिल पर रसगुल्ले बेचता था। उसके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट थे। लोग उसके आने का इंतजार किया करते थे। अरे भाई राजेश, आज तो बड़ी देर कर दी आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब जल्दी से 2 प्लेट रसगुल्ले खिला दो। हाँ भाई, अभी लो। इस तरह राजेश दूर दूर तक साइकिल पर रसगुल्ले बेचने जाता था और लोग उसके रसगुल्ले खुशी खुशी खाते। उसकी कमाई तो अच्छी थी, पर अपनी कमाई से वह संतुष्ट नहीं था। वह और पैसा कमाना चाहता था। अरे, इस तरह गली गली घूम के पैसा कमाने में कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है जब मेरी अपनी दुकान हो और मैं वहाँ पर रसगुल्ले बेचूं। एक उपाय है मेरी नजर में। क्या उपाय है तुम्हारे पास? आपके रसगुल्ले सब बहुत खुश होकर खाते हैं। कब से आपने दाम भी नहीं बढ़ाए। थोड़ा दाम दुगना कर दीजिए और फिर देखिए फायदा भी दुगना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं ऐसा ही करूँगा। अब से 5 रुपए का नहीं, 10 रुपए का एक रसगुल्ला बेचूंगा। राजेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब सब लोग रसगुल्ले के दाम पूछते तो वो सकते में आ जाते कि अरे, एकदम से दाम दुगने कैसे हो गए। अरे राजेश, तुमने अचानक रसगुल्ले के दाम बढ़ा दिए। और बढ़ाए तो ठीक, लेकिन 1-2 रुपए बढ़ा देते। तुमने तो ठीक दुगने ही कर दिए भाई। ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हें महंगे लग रहे हैं तो मत खरीदो। मेरे पास तो बहुत ग्राहक हैं भाई। और कुछ ही दिनों में उसके रसगुल्लों की बिक्री लगभग आधी रह गई। अरे, यह क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मेरा लाभ दुगना होगा, लेकिन यहाँ तो बिक्री भी आधी हो गई। ये तो बड़ा नुकसान हो गया जी। लोगों ने रसगुल्ले खरीदने ही बंद कर दिए। मुझे ऐसा नहीं पता था। वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? करना क्या है, आप अपने रसगुल्लों के दाम फिर से कम कर दीजिए। हो सकता है सभी ग्राहक फिर से वापस आ जाएं। ज्यादा कमाई के लालच में जो आ रहा था उसे गंवाना कोई समझदारी भी तो नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब से मैं कभी दाम नहीं बढ़ाऊंगा। इसी दाम पर हमेशा रसगुल्ले प्यार से बेचूंगा। और दाम घटाते ही उसकी बिक्री फिर से बढ़ गई और उसके खोए हुए ग्राहक फिर से वापस आ गए। इसीलिए तो कहते हैं कि किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। लड्डू वाले की चोरी। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा मंदिर था। वहां पर राजू नाम का लड़का लड्डू बेचने आता था। वह बहुत ही लालची था, इसलिए उसने लड्डू के दाम बढ़ा दिए और देने की मात्रा कम कर दी। यह देखकर एक दिन एक गांव वाला बोला, अरे राजू, यह क्या हरकत है? तुमने तो लड्डुओं के दाम बढ़ा दिए। पहले तो बड़े सस्ते थे, अब क्या हो गया भाई? अरे तो क्या हो गया? इतनी महंगाई भी तो बढ़ गई है। कब तक मैं सस्ते लड्डू बेचता रहूंगा? लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। यह सुनकर गांव वाला वहाँ से चला गया। तभी गांव का सरपंच वहाँ आता है। गांव वाले ने छुपकर देखा कि राजू सरपंच को सस्ते दाम में लड्डू दे रहा है और कुछ पैसे भी दे रहा है। कुछ दिनों बाद उसी गांव वाले ने अपने बेटे को एक फोन लाकर दिया और कहा, ये लो बेटा, तुम्हारे लिए फोन। वैसे तो तुम्हें फोन देना नहीं चाहिए क्योंकि तुम बच्चे हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम फोन का इस्तेमाल सही काम के लिए करोगे। जी पापा, मैं इस फोन का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करूंगा। एक दिन रोहन के जन्मदिन के अवसर पर धीरज अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाता है। रोहन लड्डू देखकर उन्हें खाने की मांग करता है। अरे भाई, यह लड्डू कैसे दिए? कितने चाहिए आपको? 250 ग्राम। पहले मैं 5 का एक देता था, लेकिन अब मैं 10 का दूंगा। क्या? 10 का एक? इतना महंगा क्यों भाई? अरे लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। धीरज वहाँ से चला जाता है। यह बात देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है।
और वह राजू से बदला लेने की सोच लेता है। रोहन अपनी साइकिल पर वापस उसी मंदिर में आता है और देखता है कि राजू लड्डुओं में मिलावट कर रहा था। रोहन इस पूरी घटना की फोटो अपने फोन से ले लेता है और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बताता है। और रोहन की शिकायत पर पुलिस राजू को मिलावट करने के आरोप में पकड़ लेती है और राजू को जेल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं लालच करना बुरी बात है। ऊंट और व्यापारी। गगन नाम के एक व्यापारी का घर रेगिस्तान में था। उसके पास एक ऊंट था टिंकू। टिंकू बहुत ही आलसी और मौकापरस्त था। उसका मालिक गगन बहुत अच्छा और दयालु था। एक दिन गगन बाजार से कुछ खरीदकर अपने गांव वापस आ रहा था। अरे टिंकू, हम बहुत देर से चल रहे हैं, थक भी गए हैं, लेकिन घर अभी बहुत दूर है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। जैसा आप ठीक समझो मालिक, बस मेरे खाने का इंतजाम कर लो। हाँ हाँ टिंकू, खाना तो बहुत है। दोनों रात बिताने के लिए वहाँ एक तंबू लगा लेते हैं और खाना खाने के बाद सोने लगते हैं। गगन तंबू के अंदर सोने लगता है। तभी टिंकू ने आवाज लगाई, मालिक मालिक, बाहर बहुत ठंड है, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। अरे टिंकू, मेरी चादर बहुत छोटी है, इससे तुम्हारा क्या होगा? अभी खाना खाया है, बस थोड़ी ही देर में शरीर में गर्मी आ जाएगी। जी मालिक। थोड़ी ही देर बाद टिंकू ने फिर आवाज लगाई, मालिक मालिक। हाँ, क्या हुआ टिंकू? मुझे अभी भी ठंड लग रही है, क्या मैं तंबू में आ जाऊं? ये कैसे हो सकता है टिंकू? तंबू तो बहुत छोटा है, तुम नहीं आ सकते। तुम ऐसा करो, अपना पैर इसमें डाल दो। टिंकू ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद टिंकू ने फिर आवाज लगाई, मालिक मालिक। अरे अब क्या हुआ टिंकू? मुझे अभी भी ठंड लग रही है, क्या मैं थोड़ा और अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ। और टिंकू ने अपने पिछले पैर भी अंदर डाल दिए। और ऐसा करते करते टिंकू ने अपना पूरा शरीर अंदर कर लिया और अपनी पूंछ के धक्के से गगन को बाहर निकाल दिया। और तब गगन की नींद खुली। अरे टिंकू के बच्चे, तूने ये क्या किया? तूने मुझे ही बाहर निकाल दिया, भाग यहाँ से। और टिंकू दुम डुबाकर वहाँ से भाग गया। सुनहरा पेड़। एक बार की बात है, गंगापुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था महावीर। महावीर और उसका दोस्त किशन दोनों मिलकर अपने खेतों में काम करते थे। एक दिन महावीर ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, समझ नहीं आता, हमारी सारी फसल खराब हो जाती है। ना ही बारिश अच्छी हो रही है, ना ही बीज अच्छे आ रहे हैं। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। लगता है कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। महावीर, तुम फिक्र मत करो, देखना हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। अरे नहीं यार किशन, मैं सोचता हूँ जंगल जाकर थोड़ी लकड़ियाँ काट लाऊं, थोड़े पैसे तो बन जाएंगे। नहीं नहीं महावीर, ऐसा मत करना। हमारे जंगल में कोई भी सूखा पेड़ नहीं है और हरे पेड़ तो काटने भी नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं यार किशन, कोई बात नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा। और महावीर जंगल जाकर पेड़ काटता है। उसे हरे पेड़ काटते हुए देखकर उसका बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी, हमें हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए। हमारी पुस्तकों में भी ऐसा लिखा है, हरे पेड़ हमें काफी कुछ देते हैं। महावीर ने अपने बेटे को डांटा, जाकर पढ़ाई कर। ऐसा नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन महावीर फिर जंगल में जाता है पेड़ काटने। तभी वह देखता है कि वहाँ एक सोने का पेड़ है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे थे। स्वामी जी, आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं ये पेड़ काटना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ से उठ जाएंगे? नहीं बेटा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा और तुम भी यह पेड़ मत काटो।
अरे स्वामी हट यहाँ से, मुझे ये पेड़ काटने दे। मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, तुम तो मेरी सुन ही नहीं रहे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही महावीर कुल्हाड़ी पेड़ पर लगाता है, वह एक सूखे पेड़ में बदल जाता है। काफी दिनों बाद भी जब महावीर घर नहीं लौटा, तो उसकी पत्नी किशन के पास मदद के लिए जाती है और किशन अपने दोस्त महावीर को ढूंढने जंगल में आता है। वहाँ उसे फिर वही सोने का पेड़ दिखाई देता है और वह स्वामी जी वहाँ बैठे हुए दिखाई देते हैं। किशन स्वामी जी को प्रणाम करता है। स्वामी जी प्रणाम। तो तुम भी यहाँ पेड़ काटने आए हो? नहीं नहीं स्वामी जी, मैं पेड़ काटने नहीं आया हूँ। मैं अपने दोस्त को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। 1 हफ्ता हो गया है, उसकी पत्नी और बेटा उसका घर पे इंतजार कर रहे हैं। किशन की बात सुनकर स्वामी जी ने अपना कमंडल किशन को दिया और कहा, लो बेटा, इस कमंडल में से जल सभी सूखे पेड़ों पर छिड़क दो, क्योंकि ये सारे लकड़हारे ही हैं। और किशन सभी पेड़ों पर जल छिड़कता है। जल छिड़कते ही सारे सूखे पेड़ इंसान बन जाते हैं। वह सभी स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कसम उठाते हैं कि हम कभी हरे पेड़ नहीं काटेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। Please subscribe.